नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित नगर निगम चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ा लाभ हासिल कर लिया है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि होने के बाद भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कुल 66 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली। इस तरह महायुति ने कुल 68 सीटों पर बिना वोटिंग के जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत मुंबई महानगर क्षेत्र के महत्वपूर्ण कल्याण डोंबिवली नगर निगम केडीएमसी में हुई, जहां महायुति के 21 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इनमें बीजेपी के 15 और शिवसेना के 6 उम्मीदवार शामिल हैं। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र ठाणे से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर के साथ एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। ड्रीम गर्ल फेम राज शांडिल्य ने इसका निर्देशन किया है। ये फिल्म कानपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इस फिल्म का उद्देश्य नागरिकों को ये समझाना है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। यूपी पुलिस इससे पहले अजय देवगन, राजकुमार राव और संजय मिश्रा जैसे सितारों के साथ भी जागरूकता अभियान चला चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए की धाराओं में 2020 से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के साथ एकजुटता दिखाई है। ममदानी ने उमर खालिद को अपने हाथ से लिखा एक नोट भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा, हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममदानी के लिखे इस नोट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बताया और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर शपथ लेने के बाद उमर खालिद की पार्टनर बनज्योत्सा हालाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नोट को शेयर किया है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेल में बंद उमर खालिद को पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसी नोट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के प्रवक्ता भाटिया ने आरोप लगाया, यदि कोई भी किसी आरोपी के समर्थन में सामने आता है और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान ममदानी के नोट से जुड़े सवाल पर, यह बाहरी व्यक्ति कौन होता है जो हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल उठाए, और वह भी ऐसे शख्स को लेकर जो भारत को तोड़ना चाहता है, यह उचित नहीं है। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने निर्माणाधीन ड्रग वेयर हाउस और बारात घर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इस दौरान कार्यों की गुणवत्ता की भी बारीकी से जांच की। जिलाधिकारी ने सबसे पहले आशा एएनएम सेंटर के पास बन रहे ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी और मार्च 2026 तक पूरी होनी है। वर्तमान में भवन का ढांचा और प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है। फर्श पर टाइल्स, कोटा स्टोन, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसे अन्य कार्य तेजी से चल रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 मोर्चों की टीमों की घोषणा कर दी है। प्रदेश भर से इसमें पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदोली ने अपनी टीम घोषित कर दी है। इसी प्रकार भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट, किसान मोर्चा के महेंद्र सिंह नेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा के बलवीर घुनियाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस गौड़ ने अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने करीब 2 महीने पहले सभी 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे। इसके बाद से ही लगातार सभी के विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। संगठन आगामी
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन जिम्मेदारियों को अहम मान रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने सभी पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी हैं। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ माघ मेले का शुभारंभ हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से लोग संगम समेत सभी घाटों पर स्नान करने लगे। हर हर गंगे का नाद गूंज उठा है। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का रेला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धा के साथ स्नान, ध्यान और पूजन अर्चना, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां गंगा से याचना। भक्ति भाव से मां गंगा की आह्लादित है। ये क्रम इसी तरह पूरे दिन बना रहेगा। अब तक लगभग हजारों लोगों ने स्नान कर लिया है। देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। शौचालय मिश्रित पानी पीने के कारण बीमार पड़े लोगों में से 200 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 32 आईसीयू में हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को पद से हटा दिया और अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है। ये कार्यवाही इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई त्रासदी के मामले में सरकार की पहली बड़ी कार्यवाही है। इस घटना में 29 दिसंबर से लोग बीमार पड़ने लगे थे। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन समय रहते कार्यवाही न होने से कई परिवार उजड़ गए। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की सप्लाई दूषित होने के कारण डायरिया और पेट से जुड़ी बीमारियां तेज फैली। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटाने का आदेश दिया। साथ ही अतिरिक्त नगर आयुक्त रोहित सिसोदिया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दूसरी तरफ इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार ने हाई कोर्ट में 40 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सरकार ने अदालत को बताया कि हालात अब नियंत्रण में है और नए मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हो रही। साथ ही मिनट टू मिनट निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की हर किसी की आवश्यकता होती है, लेकिन सही जगह निवेश नहीं करने से उन्हें रेगुलर इनकम मिलने से परेशानी होती है या फिर उन्हें पर्याप्त मंथली पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद आपको करोड़ों रुपए की एक मुश्त राशि मिल सकती है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में मंथली निवेश करके करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं, साथ ही मंथली पेंशन भी बना सकते हैं। एनपीएस एक ऐसा निवेश स्कीम है जो निवेशकों को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और पेंशन दोनों का लाभ देती है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद आप इसमें 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं, जबकि 20% अमाउंट को एन्युटी के लिए यूज कर सकते हैं। एन्युटी खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव छपरा में सामने की टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार घायल एम्बुलेंस की सहायता से रहरा सीएससी में भर्ती कराया गया। घायल लाल सिंह पुत्र हरी सिंह पत्नी देवकली, तीनों घायल निवासी गांव मेहरपुर बंसीवाला निवासी हैं। बताते चलें कि आदमपुर क्षेत्र के निवासी तुलसीपुर तोलाराम लाइसेंस रिवन्यू कराने गया था। अमरोहा से बाइक से वापस लौट रहे थे। दोनों की बाइकों की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हालात गंभीर होने के कारण रेफर किया गया। रहरा थाना क्षेत्र के गांव छपना में हसनपुर रोड अलीगढ़ मार्ग पर हुआ था गंभीर हादसा।
अमरोहा जनपद में दूषित पेयजल की गंभीर समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों का धरना पिछले 13वें दिन से लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान धरना स्थल पर डटे हुए हैं और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्रियों के कारण भूजल बुरी तरह दूषित हो चुका है। गांव में किसानों के ट्यूबवेल से पीला और बदबूदार पानी निकल रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अमरोहा प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा। आरोप है कि प्रशासन केवल खाना पूर्ति के नाम पर दोबारा पानी के सैंपल लेकर मामले को टालने का प्रयास कर रहा है। सड़क हादसे के बाद हिरासत में लिए गए ट्रक से गन्ने लूटते हुए दिखे लोग। ट्रक की टक्कर से हुई थी बाइक सवार की मौत। उसावा पुलिस ने हिरासत में लिया था गन्ने से भरा ट्रक। थाने की गेट के पास खड़े ट्रक से गन्ना लूटते हुए वीडियो में कैद हुए लोग। गन्ना लूट रहे लोगों को भगाने नहीं आया कोई पुलिसकर्मी। जब थाने के पास ही चीज सुरक्षित नहीं तो क्षेत्र की जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। उसावा थाना पुलिस का किसी भी जनता में नहीं है भय। उसावा थाना क्षेत्र के गेट के बाहर का मामला। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब चयनकर्ता 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करेंगे तो असली हेडलाइन टीम के नाम नहीं बल्कि उन बड़े सवालों की होगी जिन्हें यह चयन उजागर करेगा। वनडे क्रिकेट की दिशा, खिलाड़ियों की अहमियत और टीम संयोजन के फैसले इस घोषणा की असली कहानी होंगे। इसी खेल के केंद्र में है ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज, जिनके भविष्य को लेकर हर कदम पर बहस तय है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज जीतने वाली टीम ने बड़े फेरबदल की संभावना कम है, लेकिन अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सामने 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बचना आसान नहीं होगा। पहला ऋषभ पंत की प्रासंगिकता, दूसरा मोहम्मद सिराज की वनडे भविष्य को रखा है। वनडे क्रिकेट अब भी संतुलन का खेल है और मध्य क्रम में खेलने वाले विकेट कीपर की भूमिका यहाँ निर्णायक होती है। पंत इस भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प रहे, लेकिन पिछले 1.5 साल में उन्हें लगभग अदृश्य बना दिया गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच यमन में अलगाववादी समूह को समर्थन देने के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता दिख रहा है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव में ये कमी अस्थायी हो सकती है और भविष्य में किसी अन्य मुद्दे पर ये फिर से उभर सकता है। हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एक हवाई हमला किया, जिसमें यूएई से आए कथित हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इसके बाद सऊदी अरब ने मांग की कि यूएई यमन सरकार के अनुरोध पर अमल करते हुए 24 घंटे के भीतर अपनी सेना वापस बुलाए। इस मांग की प्रतिक्रिया में यूएई ने सभी आरोपों का खंडन किया, लेकिन अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा भी की। विश्लेषकों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और यूएई के रणनीतिक और आर्थिक हित एक दूसरे से किसी हद तक अलग हो गए हैं। यही वजह है कि पूर्व मर्द के इन 2 महत्वपूर्ण देशों के बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा अब खुलकर सामने आ रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर तेहरान भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के अंदरूनी मामलों में किसी भी दखल देने को सख्ती से खारिज किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी विदेश मंत्री ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया और कहा कि वो हाल ही में करेंसी में उतार चढ़ाव के कारण हुए। ईरान के अंदर से आ रही रिपोर्टों के अनुसार लगभग 1 सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के दौरान देश भर में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामिक शासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप की धमकियों को खतरनाक बताया है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका में नेशनल गार्ड की तैनाती का उदाहरण दिया और कहा अमेरिकी राष्ट्रपति और सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति पर आपराधिक हमलों को बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।